गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है और आप देख रहे हैं कालो.in प्रेजेंट सैटरडे स्टारडम लाइव। क्या आप लोगों ने ससुराल सिमर का देखा है? अगर देखा है तो मेरे आज की गेस्ट को आप एक सेकंड में पहचान जाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल जयति भाटिया। लेट्स कनेक्ट विद हर। जयति भाटिया, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो टुडे। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कई लोग बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं आपके ऑनलाइन आने का। अब आप फाइनली आई हैं। कैसी हैं आप? व्हाट्स हैपनिंग? जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मुझे सैटरडे स्टारडम लाइव पे बुलाने के लिए। मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे लिए काफी नया फॉर्मेट है। मैं अभी भी सीख रही हूँ जूम मीटिंग्स पे इंटरव्यू देने के लिए, बट इट्स गुड फन। आई एम लर्निंग। कैसा रहा ये 2020 लॉकडाउन, पोस्ट लॉकडाउन कैसा चला ये? एक्चुअली 2020 मेरे लिए बुरा नहीं था। 2020 मेरे लिए बहुत अच्छा था। 2019 बल्कि मेरे लिए थोड़ा सा ठंडा गया था। लेकिन 2020 में लॉकडाउन से पहले मैंने बहुत अच्छा काम किया। लॉकडाउन के दौरान भी मैंने कुछ अच्छे काम किए, बहुत इंटरेस्टिंग नए तरह के काम किए। और लॉकडाउन जैसे ही हल्का सा ओपन हुआ और शूटिंग शुरू हो गई तो मैंने 5 अगस्त से लॉकडाउन की लव स्टोरी नाम का एक शो जो 11 बजे स्टार प्लस पर आता था, वो 6 महीने तक किया और अब ये भी खत्म हो गया है। अरे वाह, फैंटास्टिक। फिर तो बढ़िया रहा। इट्स बीन मोर देन 25 years you've been part of this industry. ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? I've been very blessed. मैं बहुत बेस्ट मानती हूँ अपने आप को कि जिस दिन से मैं 1 जुलाई 1997 में मुंबई आई थी और तब से जो गाड़ी चल निकली है 8 अगस्त 1997 से वो चलती जा रही है। अच्छा है, कभी फास्ट कभी स्लो, लेकिन चलती रही है। ओके। मतलब कैसे स्टार्ट हुआ? वेयर डिड यू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम? जैसे आपने बताया कि मतलब यहाँ से मैंने 8 अगस्त से शुरू किया। What was your first break? What was that? मैं 1 जुलाई 1997 मुंबई आई। फिर उसके बाद जैसे सब लोग अपना फोटो सेशन कराते हैं, वैसे राकेश श्रेष्ठा जी से मैंने भी अपना फोटो सेशन कराया। अच्छा। और फोटोज आते ही उन्होंने फोटोग्राफ्स देखकर ही मुझे कहा कि आपका चेहरा जो है, आप थिएटर करती हैं, बहुत अच्छी बात है, फिल्म्स में आप जाएंगी तो, क्योंकि तब फिल्म्स जो थे ना वो आज के फिल्म्स जैसे बिटवीन 1997 and 2021 there's a huge leap which has happened in films as well as OTT platforms. वो तो बड़ा ही नया फॉर्मेट है। तो उन्होंने फोटोग्राफ्स देखकर ही कहा कि आप एड्स के लिए ट्राई करिए, टेलीविजन के लिए ट्राई करिए, फिल्म्स के लिए जरूर ट्राई करिए। क्या बोलते हैं, तो ये उन्होंने मुझे पहले ही समझा दिया, तो थोड़ा सा मैं भी संभल गई। आई डिड ट्राई फॉर फिल्म्स, मुझे 1-2 फिल्में मिले थी, लेकिन मैं जब गई तो मुझे उनका वाइब ठीक नहीं लगा उन फिल्म्स का। तो आई वेरी हैप्पीली टुक अ बैक स्टेप। और मेरी दोस्त है स्वप्ना वाघमारे जोशी, बहुत बढ़िया डायरेक्टर है मुंबई की। उन्होंने बहुत सारी मराठी फिल्म बनाई है, टेलीविजन में तो बहुत ही बड़ा नाम है। तो वो मानो या ना मानो नाम का एक बहुत ही फेमस शो बना, एकता कपूर के लिए डायरेक्ट कर रही थी, के लिए बालाजी टेलीविजन के लिए। तो वो उनको लगा कि एक किरदार में मैं शायद फिट हो जाऊं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ना एकता कपूर से मिलवाने ले जाऊं। तो तब एकता जी का जो ऑफिस था वो बेसमेंट में था, गैराज में, एकदम बिगिनिंग के दौर की बात बता रही हूँ, जब हम 5 उनका ऑन एयर था और शायद कैप्टन हाउस था। तो वहां मैं मिलने गई, उन्होंने मुझसे बातचीत की। फॉर्चुनेटली एकता मुझसे बहुत छोटी है उम्र में, कुछ साल छोटी हैं, लेकिन उनकी समझ बहुत बढ़िया लगी मुझे। और वो मेरे टीचर, मेरे गुरु, मेरे थिएटर गुरु मिस्टर इब्राहिम अलकाजी के बारे में जानती थी। मेरे से पहले कुछ लोग उनसे मिलने आए थे। मेरा दोस्त अमित बहल उनका बहुत अच्छा दोस्त है, तो उनसे वो कम से कम मिस्टर अलकाजी के बारे में जानती थी। मुझे अपनी तरफ से ऐसा नहीं बताना पड़ा कि मैं किससे सीख कर आई हूँ, क्यों सीख कर आई हूँ, कैसी मेरी ट्रेनिंग रही है। तो बातचीत में मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन सिर्फ एक ही चीज लगा कि वो थ्रू आउट मुझे ना, जैसे होता है ना चेकआउट करना, वो कर रही थी। और तो मुझे लग रहा था
कैसे कैसे बात कर रही हैं। तो लेकिन उनकी बातचीत का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत कैंडिड थे। उनका जो भी कहना था, जो भी वो बातचीत कर रही थी, उसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं थी। उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी उनकी मदर शोभा आंटी से मिलवाया, उनसे भी मैंने ब्लेसिंग्स लिए और फिर मैं घर वापस आ गई। हुआ ये कि मानो या ना मानो में तो मुझे नहीं मिला काम, उसमें उन्होंने नहीं सोचा कि मैं भी उस किरदार के लिए फिट हूँ। लेकिन एक हफ्ते के अंदर उन्होंने मुझे इतिहास नाम का एक शो था, जो एक बहुत बड़ा सुपरहिट टेली शो था और दूरदर्शन विच स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट में 1 बजे आया करता था हर रोज। तो उसके लिए उन्होंने मुझे चुना। मेरे पास 1 हफ्ते बाद फोन आया और मैं पूना चली गई। डायरेक्टर हमारे थे गोगी आनंद जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज वो नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे जैसे बहुत सारे न्यू कमर्स को एकदम तैयार कर दिया कैमरा के लिए। उनकी ट्रेनिंग बड़ी कमाल की ट्रेनिंग थी। 5 कैमरा सेटअप के साथ हम शूट करते थे और तो उसकी शूटिंग के लिए मैं पूना गई, पायलट शूटिंग के लिए। एंड देन आई रियलाइज कि वो जो एकता जी बार बार ऐसे अच्छी तरह से जो देख रही थी, वो भाप रही थी, शायद अपने दिमाग में सारे किरदार चला रही थी कि मेरा नया शो आने वाला है, इन्हें कहाँ मैं फिट कर सकती हूँ। ओके, हाँ, यही तरीका है। और मैं आज भी आप सब लोग जानते हैं कि एकता कपूर की कास्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कास्टिंग्स। वो एकदम सही कास्टिंग करती हैं, इसीलिए ही किरदार इतने लोगों के दिल के करीब आ जाते हैं। तो वो हुआ। और साथ में आपको एक और बात बताऊं कि मैं जब बॉम्बे आई तो मिस्टर अनुपम खेर, जो मेरे ही टीचर मिस्टर इब्राहिम गाजी के स्टूडेंट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, तो उन्होंने मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी नाम से एक कंपनी शुरू की। और सेलेब्स मतलब न्यू कमर सेलिब्रिटीज, उनके लिए जैसे आजकल इतने सारे कंपनीज हो चुके हैं, ये उन्होंने बहुत पहले ही सोच लिया था। बहुत पहले एक प्रॉपर कास्टिंग एजेंसी की, जहाँ पे वो न्यू कमर्स को या फिर कुछ उनके सेलेब्स थे जिनको वो प्रमोट करते थे। इसमें मिस्टर माधवन भी थे। आज इतने बड़े स्टार हैं, ऐसे बड़े सत्या मृदुल, वी वर ऑल देयर। और नयनिका चैटर्जी उस वक्त बहुत बहुत बड़ी मॉडल और क्या बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए थी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद देम एंड वेरी थैंकफुल टू देम कि अनुपम जी ने और नयनिका ने हम लोगों को एक्सेप्ट किया अपनी टीम में और हम लोगों को प्रमोट किया। तो मैं उन लोगों से मिलके बाहर ही आ रही थी और गेट पर खड़े होकर मेरे ख्याल से ऑटो का वेट कर रही थी, और दूर से किसी ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि जरा उस लड़की को बुलाना। तो मैं गई, तो उन्होंने कहा कि क्या करती हो? मैंने कहा सर मैं थिएटर से हूँ, एक्टर हूँ, यहाँ मिलने आई थी नयनिका से। कहते अच्छा थिएटर से हो, रोकाल फिल्म देखी है? तो मैंने बोला जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि वहां पर डेविड का रोल देखा था? मैंने बोला हाँ जी। कहता वैसे कुछ किरदार है मेरे दिमाग में, तुम्हारे लिए तुम करोगी? मेरा एक नया शो आ रहा है, ये कहाँ आ गए हम। वो डायरेक्टर थे मिस्टर विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जी उसमें थी। उसमें ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे स्टार थे। इट वाज अ म्यूजिकल थ्रिलर फॉर जी टीवी। और वैसे ही दरवाजे पर गेट पर देखकर उन्होंने मेरी कास्टिंग करी और 8 अगस्त को मैंने ये कहा आ गया, शूटिंग शुरू की और 12 अगस्त को मैंने इतिहास का पायलट किया। तो तब से एक गाड़ी चल पड़ी है। गाड़ी अच्छी चल पड़ी है तो काफी मतलब। बट मुझे भी ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपकी स्टोरी से कि बहुत ही आपने केयरफुली एक कदम रखा which was actually very fruitful for you in the long run. I believe that मेरे ख्याल से मैंने हार्ट ब्रेक से भागी तो नहीं कहूंगी, I saved myself from lot of heartbreaks by pushing myself for films. Absolutely. I took a rather very constructive steps towards television and theatre. So मैं कंटिन्यू करती रही अपना थिएटर, मैंने उसे छोड़ा नहीं। मैं आज भी थिएटर करती हूँ 23, 24, 25 साल होने के बाद भी मुंबई में इतनी मसरूफियत के बाद भी मैंने अपना पहला पैशन थिएटर नहीं छोड़ा। तो वो मैं उसके लिए वापस अपनी ब्लेसिंग्स मानती हूँ कि लोगों ने, मेरे प्रोड्यूसर्स ने, मेरे डायरेक्टर्स ने मेरा साथ दिया। इसके लिए भी मैं एकता कपूर जी को थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने मुझे कभी भी थिएटर करने से नहीं रोका, क्योंकि शुरुआती काम तो उनके साथ था। वो कह सकती थी मेरे साथ काम करोगे तो थिएटर नहीं कर पाओगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि मुझे प्रोत्साहन दिया। तो आपने ये जो केयरफुल मतलब अपने आप को हार्ट ब्रेक से बचाया, बहुत ऐसे आपने काफी मतलब बहुत ही गिनी चुनी मूवीज में भी आपने एक्ट किया है। मतलब मूवीज से थोड़ा सा फोकस कम रहा या टीवी में इतना टाइम मिल ही नहीं पाया? अब मैं ये कहूंगी कि मेरा जैसा चेहरा था या मेरी जैसी पर्सनालिटी थी, तो मैंने ये पहले ही समझ लिया था कि मुझे मेन लीड में तो कहीं कास्ट नहीं किया जाएगा।
तो मुझे वो जो टाइटल सीक्वेंस से पहले जो रेप सिस्टर होती है या फिर दुखी भाभी होती है या फिर ऐसा जिसे गली में लड़के छेड़ते रहते हैं और हीरो कभी आके अपनी बहन को बचाएगा, ऐसे ही रोल मुझे मिला करेंगे या किसी सहेली का रोल मिलेगा। तो मैं वो करने में सचमुच मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आपकी शूटिंग 10, 12, 15 दिन की होती है, लेकिन जब आप स्क्रीन पर देखते हैं तो आप होते ही नहीं है। करेक्ट, यू आर जस्ट नॉट देयर, योर पार्ट हैज बीन एडिटेड। लेकिन आज बहुत काफी कुछ बदल गया है। आजकल आपको बाउंड स्क्रिप्ट दी जाती है और कोशिश ये की जाती है कि वेस्ट ना जाए किसी भी एक्टर का काम, क्योंकि the producers and directors have realized and production houses have realized that time is money. क्योंकि अगर आप किसी एक्टर को लेते हैं, उसका काम करते हैं, तो जब तक बहुत ही जरूरत ना हो तो उतना ही उससे काम लिया जाए जितना हम अपनी फिल्म में रिटेन कर सकते। तो तब ऐसा नहीं था, तब फिल्में बनती रहती थी 2-2.5 साल, 1.5 साल, 2 साल बन रही हैं और किसी का काम दिख रहा है, किसी का काम नहीं दिख रहा है। तो वो उससे मैं बहुत डरती थी कि आप मेहनत करें और मतलब आप ऐसे ग्लास में पानी डालें जिसके नीचे छेद हो, फायदा नहीं है उसका। वैसे आपके हस्बैंड भी एक थिएटर आर्टिस्ट है, कभी ऐसा हुआ हो कि मतलब कुछ आप उनसे टिप्स ले रही हो या उनको कुछ टिप्स दे रहे हो? Does that also happen? किनसे? आपके हस्बैंड? Sorry, I didn't understand. मेरे हस्बैंड भी थिएटर, लेकिन वो जैसे उन्होंने रियलाइज किया कि जैसे ही हमारी फैमिली में एक ऐसा एक्टर आया जो, क्योंकि उन्होंने मुझे थिएटर का रास्ता दिखाया, मेरी मदर ने मुझे डांस का रास्ता दिखाया हो अगर बचपन में, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मैं पी चैटर्जी से शादी से पहले, तो जैसे आप जानते हैं हर बंगाली परिवार में थोड़ा सा आर्ट से बड़ा लेना देना होता है। तो जब मुझे गाने में दिया गया तो जब गाने में दिया गया सिंगिंग में, तो बड़ा उन लोगों का दिल टूटा, मेरे पेरेंट्स का, कि अरे यार बड़ा बकवास कर, इसको क्या करना है। तो फिर मुझे फिर डांस में दे दिया गया, ओडीसी डांस में, वेयर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट 1-2 साल के बाद, इनिशियल ट्रेनिंग के बाद मेरा भी इंटरेस्ट जागा और मैंने उसमें, जब आप इंटरेस्ट जगाते हैं तो आपका पैशन बढ़ता जाता है और फिर आप उसमें एक्सेल करते हैं। तो फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से 3 साल लगातार मुझे स्कॉलरशिप मिला और टू परस्यू डांसिंग। तो वो सब मैं मेरे गुरु हैं गुरु पद्मश्री गुरु मायाधर राउत, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। पहले गुरु दिवाकर कुंडिया और फिर आगे जाकर गुरु मायाधर राउत, ये मेरे 2 गुरु रहे हैं डांस के। और क्या बोलते हैं, डांस हुआ हमारा जो है, उसके बाद मैं थिएटर में गई और थिएटर में मेरे हस्बैंड से मुलाकात हुई। वहाँ उन्होंने मुझे थिएटर आगे ट्रेनिंग लेना पड़ता है उसके लिए भी, क्योंकि मैं डांस की ट्रेनिंग ले ही रही थी। तो आई न्यू इट, फॉर एनी आर्ट और एनी क्राफ्ट यू हैव टू टेक सम ट्रेनिंग। तो उन्होंने मुझे अकाई साहब का रास्ता दिखाया कि उनसे आप सीखो, वो इंडिया वापस आए। लेकिन उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि मेरे सब प्ले में थे, उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली में एक ही एक्टर बहुत है, मैं आई विल टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम एक्टिंग एंड यू परस्यू एक्टिंग एंड आई विल गेट इनटू प्रोडक्शन। तो क्योंकि घर भी चलाना बहुत जरूरी था, हम ओवर एक्साइटमेंट में हमने शादी भी कर ली थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा शादी के लिए मरी जा रही थी, because I was so much in love. I wanted to get married very, very early. So one needed to earn money. Okay. वैसे इतना एक्सटेंसिव थिएटर बैकग्राउंड एंड देन टीवीज, अब आजकल ये ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने चल रहे हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स दैट्स नाउ डूइंग द राउंड्स? बहुत सारा अच्छा मटेरियल आ रहा है, काफी लोगों को एक्स्ट्रा काम भी मिल रहा है, आपका क्या टेक है ओटीटी पे? मुझे सिर्फ मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उसकी जो सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं और जो हम टैलेंट देख पा रहे हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट, बिकॉज बहुत नए नए चेहरे, बहुत नए टैलेंट उभर के आए। लेकिन फिर आप ये भी ट्रेंड देखेंगे कि जो नए टैलेंट उभर के आए वही दिख रहे हैं। तो जिस बात से हम भाग रहे थे कि फिल्मों में वही टैलेंट बार बार दिखाई देता है, वही हीरो हीरोइन हमें बार बार दिखाई देता है, तो हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अब वही देखने में नजर आ रहा है कि वी आर नॉट सीइंग मेनी न्यू फेसेस, वी आर सीइंग जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, ये जितने भी हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं, वहां पर मुझे अब लग रहा है कि बहुत रिपीट हो रहे हैं चेहरे, और एक सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं विच इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड मार्केट फ्रेंडली। जैसे हम इंडिया को दिखाना चाहते हैं वैसे मार्केट फ्रेंडली हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो इंडिया में भी बहुत फेमस हो रहे हैं और बाहर तो डेफिनेटली।
बिकॉज दैट्स हाउ दे वांट टू लुक एट इंडिया। तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से हम उस तरफ जा रहे हैं, उसी से भागना पड़ेगा, उसी से बचना है, क्योंकि हम लेसन्स ले चुके हैं कि और शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म में हमें वो लेसन जल्दी से समझने को मिल जाए। और लेकिन ये जरूर कहूंगी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, क्योंकि कंटेंट बहुत बढ़िया हो रहा है। कुछ कंटेंट तो मार्वेलस है, बहुत ही बढ़िया है, और कुछ कंटेंट अच्छा ये चल गया है तो इसको भी चल, जैसे पूरी नंबर 1, हीरो नंबर 1, ये नंबर 1, वह नंबर 1 वैसे चल गए थे, तो वैसे ओटीटी कंटेंट में भी ऐसे बहुत सारे सिमिलर बैकग्राउंड पे हम शोज देख पा रहे हैं। तो विच बिकम्स अ बिट, कुछ दिनों बाद ना मुझे उससे थोड़ी ऐसे बोरियत तो नहीं कहूंगी, क्योंकि इतना अच्छा टैलेंट, इतना अच्छा काम कर रहे होते हैं लोग, लेकिन थोड़ी उकताहट होती है। सही कह रहे हैं। वैसे इसके अलावा टीवी करते करते ये किचन चैंपियन कब बन गए? ये किचन चैंपियन में पार्टिसिपेट आपने किया, कैसे, ख्याल कैसे आया, कुछ बताइए इसके बारे में। बड़ी अजीब बात है कि किचन चैंपियन, जब किचन चैंपियन 4 जो इसका ताज मुझे मिला था, वो क्या बोलते, जब वो शुरू होने लगा था तो हमारा ससुराल सिमर का भी शुरू हो रहा था जी। और क्योंकि वो कलर्स पर ही था, तो मैं और मेरी परी बहू श्वेता सिन्हा, हम दोनों को वहां भेजा गया था। मुझे तो पता नहीं क्यों भेजा, श्वेता तो वैसे बहुत अच्छी कुक है, और तो मुझे भेजा कि हम लोग, तो मुझे लगा हम प्रोमो करने जा रहे हैं, होता नहीं है कि यू नो इंटीग्रेशन होता है कि एक नया शो आ रहा है, ये भी नया शो आ रहा है, और ये 3rd 4th सीजन है किचन चैंपियन का, और हमारा नया शो आ रहा है, तो माता जी और उसकी एक बहू गई है कुछ खाना बनाने, कुछ ऐसा। तो आई थॉट आई वाज हैड गॉन फॉर द प्रोमो। तो लेकिन वहां जाने के बाद जब उन्होंने हमें एकदम वो कपड़े पहना दिए, वो शेफ का वो पहना दिया, और कुछ घी और तोरी और आलू और बैंगन और छुरे के साथ हम लोगों को हमारे डिफरेंट पोजेस लिए, गाना लिया, तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गई। मैंने कहा अच्छा, ये इज इट नॉट अ प्रोमो? तो उन्होंने कहा हाँ प्रोमो ही है, लेकिन किचन चैंपियन का प्रोमो है। तो हमने बोला अच्छा, तो मैं क्या कर रही हूँ इधर? कहते मैम यू आर अ पार्ट ऑफ किचन चैंपियन, आपको किसी ने बताया नहीं? मैंने कहा वो अच्छा, हाँ मैंने कोई मतलब आई हैड साइंड 1 लेटर ऑफ इंटेंट, ये तो हमने किया था, बट मैंने सोचा कि अच्छा मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, ये मैंने नहीं सोचा था कि आज के दिन का है शायद ये, बिकॉज वी वर मतलब तो मुझे लगा आज के दिन का है। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, दे विल स्पीक टू यू लेटर, और सारी बातचीत आपके साथ क्लियर होगी, हमें जल्दी से प्रोमो बनाना था, इसीलिए हमने आपसे एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करा दिया। ओके। तो देन मैंने बोला कि भाई मुझे तो मैं अपने हाथ की चाय भी नहीं पीना चाहती हूँ, मैं तो अगर घर पे कोई ना हो तो मैं तो शूट पर आकर चाय पीती हूँ फॉर दादा के हाथ का, तो मैं क्या बनाऊंगी यहाँ पर खाना, सबको पता चल जाएगा। तो लेकिन मैं ये कहूंगी कि लॉकडाउन ने मुझे सब में एक्सपर्ट कर दिया, क्या चाय बनाना और क्या खाना बनाना और क्या झाड़ू पोछा लगाना और क्या बर्तन मांजना और क्या कपड़े धोना, इस काम में अब मैं सॉलिड हो गई, सब हो गए हैं, पूरे सब लोग हो गए हैं। तो मेरी मदर को भी जब मैंने बताया, घर में मैंने बताया, तो इट वाज अ बिग जोक कि मतलब मुझे किचन चैंपियन में लिया गया है। और जब एक के बाद मैं पड़ाव पार करती जा रही थी, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो पीछे आप फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, जी। दिख रहा है आपको मेरा फोटो? बिल्कुल। हाँ, तो ये फोटो मेरी जो है वो किचन चैंपियन के सेमीफाइनल्स की फोटोग्राफ है। सबको ऐसे फोटोग्राफ्स ऐसे लगाया गया था, वी वर गिफ्टेड दिस आफ्टर द शो वाज ओवर, तो किचन चैंपियन की फोटोग्राफ है। तो उस वक्त, और जब मैं जीती तो सब जो मेरे साथ सब लोग खड़े हुए थे, बड़ा आंख बंद करके, जैसे मिस इंडिया में लोग जीतने के लिए ऐसे आंख बंद कर लेते हैं और फिर एक प्रेयर बोलते हैं मन में, मैं आंख खोल के इधर उधर देखती थी, क्योंकि मुझे तो 100% मैं जब फाइनल्स में पहुंच गई थी वही मेरे लिए इतनी अचंभे की बात थी, क्योंकि जो हमारे शेफ थे, जो हमारे एंकर्स थे, उन सबने भी कह देते कि जयती यार तो यार कुछ भी नहीं आता। जी हाँ, लाइट को क्या हो गया? हाँ, तो देन व्हाट हैपेंड कि सो देन वो किचन चैंपियन का ताज मुझे इतना भारी सा पहना दिया गया, तो मैं खुश हो गई। मैंने पूछा उन लोगों से, मैंने बोला कि एक बात बताइए कि आपने मुझे जिताया क्यों? तो देवर, क्योंकि मैंने कोई टास्क भी नहीं जीता था, मैं, आप समझते हो जो टास्क होते हैं ना, उसमें से 2 टास्क थे, जिसमें एक कोई चाबी ढूंढनी थी, वो मैंने जीती थी, और दूसरा 5 आइसक्रीम खाने थे, वो मैं जीती। तो बाकी सब टास्क में मैं हार गई थी, सब में, मतलब मैं कर ही नहीं पाती थी। लेकिन तो उन्होंने मुझे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमें टास्क में बहुत एंटरटेन किया। ओके।
the feedback that we got from the audience that you have entertained us in the task. आप चाहे कुछ भी ना कर पाए, लेकिन आपके जो एक्सपर्ट कमेंट होते थे, आपकी बात होती थी, जो आप गिफ्ती पढ़ती रहती थी, इट वाज एंटरटेनिंग। और दूसरी बात जो हमारे शेफ ने, जो कि हमारे जज जिन्होंने चूज किया था, उन्होंने कहा कि आपने एक गलती दोबारा कभी नहीं, अगर आपने कहा गया कि इसके साथ ये नहीं बनाना है या इसके साथ इस मसाले का जोड़ नहीं है, तो वो आपको याद रहा। तो दैट इज व्हाई यू नेवर मेड द सेम मिस्टेक्स अगेन। और जो फाइनल को जो हमको तुरंत दिया गया था, उसी वक्त याद करके, उसके इतने सारे इंग्रेडिएंट्स थे, वो सारे याद करके डालना, किसके बाद क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो सब मुझे एक के बाद एक याद आता जाता है। जैसे आप प्ले करने जाते हैं या थिएटर करने जाते हैं, तो आप जब आपको लगता है कि आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है, बट वंस यू आर ऑन स्टेज everything comes to you. So it was like that. It was like a live show for me. जो कि था भी, जो सत्य आप गलती नहीं कर सकते थे। तो वहाँ, क्योंकि गलती ये जरूर होता है, मैं आप सबको बता दूं, इन रियलिटी शोज दैट इट इज अ वन टेक, इट इज डेफिनेटली अ वन टेक। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ये तो सब पहले से डिसाइडेड है, बहुत सारी चीजें शायद बहुत पहले से डिसाइडेड होती हैं, या अमंग्स जो भी कुछ मार्केट देखते हुए होती है, लेकिन जो टेक होता है, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे वो किचन चैंपियन का हो, मास्टर शेफ का हो, वन टेक ही होता है। दिस आई वुड लाइक टू टेल आवर ऑडियंस कि उसके लिए कोई दोबारा चांस नहीं मिलता। गलती हो गई तो गलती हो गई। हाँ, मतलब फिर इसीलिए आपका इतना अच्छा भी गया, बिकॉज यू बीन सच अ डिस्टिंग्विश्ड थिएटर एक्टर। थिएटर एक्टर में भी गलती का कोई स्कोप ही नहीं होता। नहीं, हम लोग तो स्टेज पर भी गलती करते हैं, लेकिन संभालना आ गया है। या फिर हमारे कोएक्टर संभाल लेते हैं। तो जब मैं किचन चैंपियन बनके अपने घर पे आई और मैंने माँ को 2:30 बज गए थे रात को, और मैंने अपनी माँ को जगाकर कहा कि मुझे किचन चैंपियन मिला है, तो वो बड़ी नींद में थी। ना तुम्हें क्यों मिल गया, तुम्हें किसको मिल गया? तो आप समझ सकते हैं कि मेरे घर में मेरे बारे में कितना कॉन्फिडेंस है। किचन चैंपियन। वाओ, फैंटास्टिक। विद दिस मैं आपका एक नया सेगमेंट हमारा होता है, विच इज कॉल्ड द वन वर्ड वन लाइन आंसर। मैं आपसे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगा, जिसमें आपको जवाब देना है इधर वन वर्ड में या पूरा एक मैक्सिमम एक वन लाइन में। ट्राई करें? जी, कोशिश। मैं तो बहुत लंबा बोलती हूँ। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वन वर्ड वन लाइन आंसर सेगमेंट स्टार्ट्स नाउ। पहला क्वेश्चन, पहली चीज जो आप सुबह उठते ही करते हैं? ब्रश माय। ओके, व्हाट इज समथिंग दैट यू आर टायर्ड ऑफ? ट्रैफिक। ओके, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं ट्रैफिक से, तो मैं बड़ी नाराज हूँ। Weirdest rumor you have heard about yourself? हाँ, कि मैंने एक अवार्ड लेने के लिए कहा है कि मैं तभी जाऊंगी जब मुझे अवार्ड मिलेगा। अच्छा, ठीक है। ओके, 2 ways you manage stress? किताब पढ़ के, ओके, अच्छा म्यूजिक सुन के, ओके, और अपने दोस्तों से मिलके खूब हंस के। तीन हो गए, ठीक है, चलेगा। ओके, व्हाट्स योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? माय विल पावर। वन कैरेक्टर दैट यू विश यू हैड प्लेड? बहुत सारे किरदार हैं, एक लाइन में नहीं होगा। बहुत सारे किरदार हैं। कोई ऐसा कि ये तो मैंने करना चाहिए था, काश मैं कर पाती। ऐसा मेरे पास जो भी किरदार आए हैं, उसमें से मोस्टली मैंने किए ही हैं। तो अच्छा। हाँ, किए ही हैं। वो मतलब चूज ही वो किया जो मैं करना चाहती हूँ। ऐसा कोई किरदार जब भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है अच्छा हो मैंने नहीं किया, भैया बढ़िया हो गया ये तो। अच्छा, उल्टा है, सिनेरियो उल्टा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनविजिबिलिटी और सुपर स्ट्रेंथ? मैं समझी नहीं ये सवाल। आपके पास अगर एक पावर हो तो वो क्या आप चाहते हो, इनविजिबिलिटी या सुपर स्ट्रेंथ? मैं इसका थोड़ा सा लंबा आंसर दे सकती हूँ? हाँ। ऐसे दिल में तो होता है बहुत बार कि इनविजिबिलिटी हो, क्योंकि मैं जान सकूं लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। लेकिन फिर लगता है अरे यार कुछ गड़बड़ बोल दिया तो अपना ही दिल दुखेगा, फ्लॉप हो जाएगी। तो आई वुड चूज सुपर स्ट्रेंथ, क्योंकि सुपर स्ट्रेंथ से मैं अपना भी भला कर सकती हूँ, सबका भला कर सकती हूँ, एंड आई कैन गेट ऑन विद लाइफ विद हैप्पीनेस।
एंड प्लस अगर किसी का कुछ गलत सुन भी लिया तो उसको एक पंच भी मार सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो मैं पहले इनविजिबिलिटी करूंगी और फिर सुपर स्ट्रेंथ चूज करूंगी। अच्छा, दोनों। बढ़िया है, बढ़िया। What's your favorite? What's your favorite song? Oh Hansini by Mr. Kishore Kumar. Same. It's my favorite as well. बहुत बढ़िया। मुझे बड़ा लगता है, लेकिन मैं जब पतली थी तो लगता था कि हाँ हंसिनी की तरह उड़ पाऊंगी, लेकिन अब वो भी निकल गया। अब सिर्फ गाना सुन के खुश हो जाती। Okay. If you weren't an actress, then what would you be? I think I would have very happily been a psychiatrist or a psychiatrist. Okay. Okay. Define yourself. This is the last question of this round. Define yourself only in 3 words. Define myself. Yes. Happy. Okay. Positive. Trying to not complicate things. Trying to not complicate things. The main word, all the audiences जो अभी देख रहे हैं, main word is trying. ठीक है? Trying. Okay, that was the one word, one line round. And before we wrap up this session, I have a few more questions. Any current projects that you are working on या जिसमें हम आपको एकदम immediately देख पाएं? Anything you want to tell the audiences? मैंने जैसे आपको पता होगा कि मैंने बंगाली डेब्यू इस उम्र में किया, जबकि मेरी मातृभाषा है। तानसेन तानपुरा नाम का एक शो है जो कोई जो प्लेटफॉर्म पर आता है, वो उसको MX Player पर भी देख सकते हैं। अच्छा। तो उसका 3rd सीजन हम लोग अप्रैल में शूट करने जा रहे हैं, और मैं जो कल शूट करने जा रही हूँ वो एक शो है जो पिछले साल हम लोग कर रहे थे, पॉलन नाम का एक शो, जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए है। दैट वी आर शूटिंग, जो कि आप इमीडिएटली तो इन लोगों में से दोनों में से कोई भी नहीं देख पाएंगे, बिकॉज दे टेक टाइम टू कम ऑन स्क्रीन। लेकिन हाँ, अगर कोई तुरंत कोई टेलीविजन शो मिला तो जरूर आप मुझे शायद 1 महीने के अंदर ही वापस टेलीविजन पर देख पाएंगे। Okay. You are a very strong and bold woman. What suggestions you have, या क्या changes आप देखना चाह रही हैं in our society or in our law regarding this increasing crime rate against women? मैंने जब शो दिल्ली क्राइम देखा था तो दोबारा रिलीव करना वो पूरा निर्भया का इतना कष्टदायक हो गया था ना, क्योंकि वापस वो सब कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ, करोल बाग की लड़की हूँ, केम्ब्रिज स्कूल की स्टूडेंट हूँ, श्रीराम भारती कला केंद्र में मैं डांस करने जाती हूँ। तो मुझे वो ऐसा समय था, आई विल बी वेरी मतलब मुझे रिग्रेट के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली वाज नॉट अ वेरी सेफ प्लेस फॉर गर्ल्स हु वर ग्रोइंग अप, या फिर फॉर विमेन इन पर से। तो काफी सारी टीजिंग का हमें सामना करना पड़ा, ये जरूर है। तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था। वो कॉन्फिडेंस आप मानेंगे नहीं, अगर आप दिल्ली वर्सेस मुंबई में कभी कोई बात करेगा तो आई स्टिल लव दिल्ली, मुझे वहां की हर चीज पसंद है, हर बात पसंद है। लेकिन जिस जगह ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, सीधा सर ऊंचा करके चलने का, टू बी कंफर्टेबल विद माय बॉडी एंड वॉक ऑन द स्ट्रीट वाज होम, यहाँ पर मुझे सचमुच बहुत सेफ्टी महसूस हुई, क्योंकि हम 2-2, 2:30, 3-3 बजे शूटिंग से वापस आते हैं और सेफली अपने घर पहुंचते हैं, हम बिल्कुल निडर होकर आते हैं। ये बात मैं मुंबई के लिए जरूर कहूंगी। आई विश, मुझे पता नहीं अभी दिल्ली का माहौल कैसा है, अपने नीसेस को देखती हूँ मुझसे ज्यादा रिलैक्स्ड है, एंड आई थिंक दे हैव कम टू टर्म्स और दे नो हाउ टू डील विद इट, विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं शायद नहीं जानती हूँ, तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। तो मैं ये जरूर कहूंगी, और जिस तरह से क्राइम रेट्स बढ़ रही हैं, इंटरनेट एंड गूगल एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स वर सपोज्ड टू एजुकेट पीपल, लेकिन उसका बिल्कुल ही उल्टा असर हुआ है, बिल्कुल ही उल्टा असर हुआ है। मतलब मुझे आई शडर के लोग किस मनोस्थिति के, किस तरह से दिमाग है, क्या सोचते हैं लोग, कि लोग रेप के, एक्चुअल रेप के सीक्वेंसेस या फिर मतलब वीडियोस यूट्यूब पे डालते हैं, जगह जगह पर डालते हैं, फेसबुक लाइव पर डालते हैं। ये किस तरह का माइंडसेट, क्या सोच रहे हैं आप? इसका मतलब हम ये समझ जाना चाहिए हम लोग कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड सेफ्टी ऑफ द विमेन इज द लास्ट थिंग ऑन पीपल्स माइंड। कि लोग इतने ज्यादा बोल्ड हो गए हैं कि उनको पता है कि दे विल गेट अवे विद इट, और ये नहीं होना चाहिए।
ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोगों के दिल में, मैं ये नहीं कहती कि दहशत होनी चाहिए, लेकिन लोगों के दिल में कम से कम इतना डर तो हो कि हम ये गलत काम करने जा रहे हैं। Absolutely. ये गलत है, ये कोई बहुत बढ़िया और बहुत बहादुरी का काम नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे जैसे अब जो जनरेशन है, चाहे वो गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे छोटे शहर में हो, आई थिंक हम लोग जो माए हैं ना, जो विमेन है ना, दे मस्ट ट्राई टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द बॉयज ऑफ देयर हाउसेस। Yes. ये बहुत जरूरी है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप अपने बच्चों को पढ़ा करें तो लड़कियों को जैसे अपने आप को ढक के रखने के लिए कहते हैं ना, तो उस तरह से कम लड़कों को भी रेस्पेक्ट करने के लिए कहिए कि ढकना ही क्यों पड़े। yes. है ना, मतलब इतना भी क्या अपने आप को छुपा छुपा के चलना पड़े। आप इनको भी कहिए कि सबके लिए रास्ता बना है, सबको, everybody should be educated, education should be in the right direction. So मैं यही कहूँगी कि I fear, अभी मुझे लगता है कि 2020, 21, 2019 we have seen that हम बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि India is becoming a vastly a very what do you call unsafe for women. Unsafe. Thank you so much. With this note, would you like to give a message for the young aspirants who are still struggling to get into the industry and make their mark? मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जरूर आइए, क्योंकि अपने पैशन, अपने सपनों को पूरा करने का सबको अधिकार है। आपके घर वाले, परिवार वाले, आपके आसपास के लोग आपको जितना भी क्वेश्चन मार्क करें आपके टैलेंट के ऊपर, लेकिन उसको एक मौका जरूर दीजिए। और जो इस बात को नहीं कर पाए, आज कुछ 25, 30, 35 कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में जज्बा है कि वो हमारी फील्ड में आए, क्रिएटिव फील्ड में आए, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ भी हो, थिएटर हो, एक्टिंग हो, प्लीज कभी ना कभी जिंदगी में अपने आप के उस पैशन को एक मौका जरूर दीजिएगा। स्वर्ग नर्क सब यही है। वो आपको उसकी खुशी की प्राप्ति होगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, प्लम्बर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वैसे to become an actor, to become a musician, to become a dancer, to come in the creative fields, you must at least give yourself some time to train. ये बहुत जरूरी है कि आप इसके बारे में पढ़ाई लिखाई करें, ट्रेनिंग लें और फिर इस फील्ड में आए तो आपका दिल कम टूटेगा। ये भी है। Thank you so much जयति जी for coming on our show. बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। There are a lot of questions that are now being put up by the audiences. I'll make sure those questions reach you. Thank you so much again for coming on our show and motivating these new young aspirants who are actually planning to come into this industry in the right way. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Namaste. So this was जयति भाटिया, जिनके साथ की हमने कितनी सारी मजेदार बातें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक एक और सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड। टिल देन, नमस्कार।